Hello friends, welcome to all. Today we discuss about John Donne's poem A Valediction Forbidding Morning. यहाँ पर वैलेडिक्शन का मतलब है विदाई, और ये विदाई किससे ले रहे हैं? अपनी पत्नी एन मोर से, ठीक है। और उन्हें मना कर रहे हैं दुखी होने के लिए, ठीक है, कि आप दुखी मत हो। इस पोअम में 9 स्टेंजा हैं और हर स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, whilst some of their sad friends do say, the breath goes now and some say no। तो इस स्टेंजा में डन ये बोलते हैं कि जो वर्चुअस मैन है, यानी कि जो सज्जन व्यक्ति हैं, ऐसे चले जाते हैं या फिर ऐसे मर जाते हैं जैसे आराम से, ठीक है। और वो ऐसे चले जाते हैं जैसे अपनी आत्मा से फुसफुसा कर कहते हैं कि तुम चली जाओ। और जब सज्जन व्यक्ति के मर जाने के बाद उनके दुखी दोस्त कहते हैं अब ये जो सज्जन व्यक्ति हैं वो चले गए हैं, और कुछ उनके जो दुखी दोस्त हैं वो बोलते हैं कि वे अभी नहीं मरे हैं, वो क्या हैं, हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। यहाँ पर माइल्डली का मतलब है आराम से, ठीक है, जेंटली। और विस्पर का मतलब है फुसफुसाना, ठीक है। द ब्रीथ गोज़ नाउ का मतलब है कि उनकी सांसें अब जा चुकी हैं, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस, नो टीयर फ्लड्स नॉर साई टेम्पेस्ट मूव, इट वर profanation of our joys to tell the lady our love। इस स्टेंजा में डन कहते हैं सो लेट अस मेल्ट, यानी कि अब हमें क्या, अतः हमें चुपचाप अलग होना है, ठीक है। यहाँ पर मेल्ट का मतलब है चुपचाप अलग हो जाना, ठीक है। एंड मेक नो नॉइस, और हमें कोई आवाज़ नहीं करनी या शोर नहीं करना है। रो रो कर बाढ़ नहीं लाना और ना ही आह भर कर तूफ़ान लाना है। नो टीयर फ्लड्स मतलब है रो रो कर बाढ़ लाना है। और साई टेम्पेस्ट मूव का मतलब है कि आह भर कर के तूफ़ान नहीं लाना है, ठीक है। यहाँ पर साई का मतलब है आहें भरकर, ठीक है। अगर तुम ये सब करती हो तो ये अनादर होगा हमारे आनंद का, ठीक है। प्रोफेनेशन का मतलब क्या है, अनादर करना, ठीक है। और यहाँ पर जॉयस का मतलब है हमारे आनंद यानी हमारे प्यार का, ठीक है। टू टेल द लेटी आवर लव, और जो तुम ये रोगी दहाड़ मार मार के, ये क्या होगा, ये समाज के सामने अपने प्यार का दिखावा होगा, ठीक है। लेडी का मतलब है यहाँ पर समाज, ठीक है। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फेयर्स, men reckon what it did and meant, but trepidation of the spheres thou greater far is innocent। इस स्टेंजा में डन कहते हैं कि धरती का घूमना अपने साथ प्राकृतिक आपदा लाता है, ठीक है। हार्म्स एंड फेयर्स का मतलब है प्राकृतिक आपदा लाना। मैन रैकोन, यहाँ पर रैकोन का मतलब है
अनुमान लगाना, ठीक है। तो आदमी अनुमान लगा सकता है कि क्या नुकसान हुआ है और किस वजह से हुआ है, ठीक है। बट ट्रेपिडेशन, यहाँ पर ट्रेपिडेशन का मतलब है कंपन करना, ठीक है। लेकिन ग्रहों का कंपन करना इससे भी ज़्यादा क्या है, दूर है और इनोसेंट है, यानी कि मासूम है। तो यहाँ पर डन अपनी वाइफ को समझा रहे हैं कि अगर तुम ऐसे ही दुख प्रकट करोगी, ऐसे रोगी और तूफान खड़ा करोगी, तो ये एक अर्थक्वेक, मतलब जो अर्थ पे प्राकृतिक आपदा आती है वैसा दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन हम दोनों के बीच का प्यार तो कैसा है, स्पिरिचुअल है, ठीक है। हम बॉडीली फिजिकली प्यार नहीं करते हैं। तो हमारा प्यार कैसा होना चाहिए, जो दूर किसी ग्रह पे कंपन हो रहा हो और हमें मतलब किसी को भी वो पता ना चले, ठीक है। ऐसा मासूम सा प्यार होना चाहिए। डल sublunary lovers love, whose soul is sense cannot admit absence, because it doth remove those things which alimented it. डल sublunary, यहाँ पर sublunary का मतलब क्या है, आम लोग, ठीक है। तो आम लोग का प्यार तुच्छ होता है, डल होता है, ठीक है। उसकी आत्मा या फिर प्यार शरीर से जुड़ी हुई होती है, फिजिकली होती है, ठीक है। वे एडमिट नहीं कर सकते अपने प्यार के चले जाने को, ठीक है, क्योंकि वह सारी चीज़ें हट जाती हैं, जैसे शारीरिक अंग जिसके लिए उसके दिल में प्यार होता है। मतलब कि यहाँ पर जो डन है वो समझा रहे अपनी पत्नी को कि हमारा प्यार कैसा है, स्पिरिचुअल है, ना कि फिजिकल है। यहाँ पर एलिमेंटेड इट का मतलब है जो शरीर को क्या है, सुंदर बनाता है, जैसे आँखें, होठ, ठीक है, बाल, ये सब। जब तुच्छ लोगों का प्यार ऐसा होता है तो वो इन सब के ना होने के कारण वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है उसकी अब्सेंस को, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड दैट आवर सेल्व्स नो नॉट वट इट इज़, enter assured of the mind, careless, eyes, lips and hands to miss। अब यहाँ पर डन कह रहे हैं, लेकिन इस प्यार के कारण हम प्योर हो गए हैं, रिफाइंड हो गए हैं, ठीक है। जैसा हम दोनों का प्यार है, इस कारण हमारा प्यार क्या हो गया है, रिफाइंड हो गया है। हम दोनों ही नहीं जानते कि ये प्यार क्या है और कितना हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। एंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड, इसका मतलब है कि दो आत्माओं का मिलन, ऐसा हमारा प्यार है। कैसा है, जैसे दो आत्माओं का मिलन हो गया हो। हमारा प्यार स्पिरिचुअल है, इसलिए हमें कोई परवाह नहीं है, हम केयरलेस हैं। किसके लिए, कि आँखें, होंठ और हाथ कैसे हैं, ये इन चीज़ों को याद करके, ठीक है। इन चीज़ों को याद करना क्या है, इसलिए हम केयरलेस हो चुके हैं, क्योंकि हम किसी शरीर से थोड़ी प्यार करते हैं, हम फिज़िकली थोड़ी प्यार करते हैं। हम तो कैसा प्यार करते हैं, स्पिरिचुअली प्यार करते हैं। तो यहाँ पर मैटर नहीं करता कि उसकी आँखें कैसी है, या फिर उसके होंठ कैसे हैं, या फिर उसका हाथ कैसा है, ठीक है, और क्या मैं उसे याद करूँ। Our two souls therefore which are one,
Thou I must go, endure not yet, a breach not but an expansion, like gold to airy thinness beat. यहाँ पर डन कहते हैं कि हमारी दो आत्मा होने के बाद भी ये एक है, अतः मुझे चले जाना चाहिए और हमारा प्यार ये दूरी आराम से सहन कर लेगा। ठीक है, एंड्योर का मतलब है सहन करना। ब्रीच का मतलब होता है प्यार में दरार आना। ठीक है, और ये जो प्यार में जो दरार है वो हमारा जो स्पिरिचुअल लव है इसे भर देगा और तुम्हारे प्रति प्यार और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एन एक्सपेंशन मतलब कि और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे सोने को मार मार कर पतला कर दिया जाता है पर वह बढ़ता रहता है। ठीक है, इफ़ दे बी टू दे आर टू, सो एज स्टिफ ट्विन compasses are two, they soul the fixed foot makes no so to move but thought if the other do. यहाँ पर डन कहते हैं अगर हमारी आत्मा दो है तो वह दो ऐसे है जैसे कंपास की तरह, कंपास के दो लेग जो कि एक से निकलते हैं। कंपास के दो लेग ऊपर एक चीज़ से जुड़े होते हैं ना, वैसे तुम्हारी सोल या फिर आत्मा जो फिक्स्ड फुट वाली है, जो घूमती नहीं दिखाई देती पर वो घूमती है, लेकिन तब यदि दूसरी घूमती है। ठीक है, जो दूसरा लेग है घूमता है तो साथ साथ फिक्स्ड वाला भी घूमता है। तो यहाँ पर डन यही समझा रहे हैं कि अगर तुम क्या हो, तुम फिक्स फुट की तरह हो, उसके फिक्स लेग की तरह हो और मैं कैसा हूँ, घूमने वाले लेग के समान हो। ठीक है, उसके कंपास के। तुम फिक्स खड़ी रहती हो या मेरी ओर झुकती हो तभी तो मैं घूम पाता हूँ। ठीक है, ऐसा वो समझाना चाह रहा है। एंड दाउ इट इन द सेंटर सिट, येट व्हेन द अदर फार डॉथ रोम, it leans and hearkens after it and grows erect as that comes home. तो यहाँ पर डन कहते हैं कि और इस तरह से तुम फिक्स्ड फुट की तरह मेरा केंद्र हो। ठीक है, यानी कि तुम मेरी सेंटर फुट हो। जब दूसरा दूर तक घूमता रहता है वो मैं हूँ। ठीक है, रोम का मतलब है घूमना। इस तरह जब तुम सेंटर में बैठी रहती हो तो मैं दूसरे लेग के समान दूर तक घूम के आ सकता हूँ। इट लीन्स एंड हेयर कैंस, लीन्स का मतलब है झुकाव और हेयर कैंस का मतलब है सुनना। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि यह झुकता है और सुनता है कि दूसरे लेग को कितनी दूर जाना है और वह घूमकर वापस अपनी जगह आ जाता है, जैसे वह अपने घर आ गया हो। Such wilt though be to me, who must like
seeketh other foot. Obliquely run. The firmness makes my circle just and makes me end where I begin. तो यहाँ पर डन समझा रहे होते हैं अपनी वाइफ को कि तुम इस कंपास की तरह ही हो जो कि फिक्स फुट की तरह हो, और इस फिक्स फुट की वजह से दूसरे फुट को यानी मुझे घूमने देती हो। इस फिक्स फुट की वजह से ही सर्किल अच्छी तरीके से बन जाता है। इस तरह तुम अगर मेरी विदाई के समय रोगी और दुखी होगी तो मेरा सफ़र अच्छा नहीं होगा, इसलिए दुखी मत हो, ठीक है। जिसके कारण मेरा जो सफ़र होगा वो कैसा होगा, अच्छा रहेगा। एंड मेक्स मी एंड, और मैं अपना काम ख़त्म करूँगा जहाँ से मैंने शुरू किया था। ओके, अब हम इस पोम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, दिस पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, जो कि पब्लिश हुआ है 1633 में। मेजर थीम ऑफ द पोएम द वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, लव, सेपरेशन and acceptance. What is the tone of the poem? Melancholic without being melodramatic. For whom John Donne wrote this poem? For his wife. The occasion in which Donne wrote the poem: when he was traveled to Europe with Sir Robert Drury and his wife and pregnant. तो ये जो पोम है ये डन कब लिखते हैं, जब वो ट्रैवल करते हैं यूरोप की ओर, स्पेशली फ्रांस की ओर। किन के साथ? सर रॉबर्ट ड्रूरी के साथ, ठीक है। और इनकी जो वाइफ होती है एन, वो प्रेग्नेंट होती है और उन्हें ये छोड़ के जा रहे होते हैं टूर पे। अ टीयर फ्लड्स नॉर साई टेम्पेस्ट मूव, which figure of speech is used? Hyperboles. The poet says that their love is like pure gold. Why? Because it can be stretched and doesn't break. What is the example of metaphysical conceit in this poem? Lovers compare with two legs of a compass. In what year was a valediction likely written? तो ये किस टाइम लिखी गई है? In 1611 or 1612. What figure of speech is used in like gold to airy thinness beat? तो यहाँ पर like का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिमिली। जहाँ पर भी like या फिर as का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर सिमिली यूज़ होता है, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच। What does Donne compare to the gentle passing of virtuous men? The quiet parting of the lover. तो किसी वर्चुअस मैन के जेंटल तरीके से चले जाने को किससे कंपेयर किया है? लवर्स के पार्टीशन से, ठीक है।
मतलब लवर्स के चुपचाप अलग हो जाने को, ठीक है, उससे कंपेयर किया है। द पोअम follows the structure of lyric. What is the rhyme scheme used in this poem? AB, AB. According to the poet, what brings him back home? His wife's firmness. यानी कि जो इनकी वाइफ का जो दृढ़ता है, ठीक है, फर्मनेस का मतलब होता है दृढ़ता, जो उनकी मतलब जो निश्चय कर चुकी हैं कि अब मैं अपना दिल संभाल के रखूँगी, मैं इस तरीके से रोऊंगी नहीं, तो यही चीज़ उनको वापस घर ले आती है। किसको? पोएट को। ओके, थैंक यू गाइस।